हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 18th ऑफ मार्च। और जैसा कि हम डेली 5 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो पहला टॉपिक हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लेकर के है, सीएपीएफ। तो बेसिकली यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री, जिसको मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तो उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए जो कि सजेस्ट करेगा कुछ मेजर्स, ताकि हम प्रिवेंट कर सके जो सुसाइड्स वगैरह देखने को मिल रहा है सीएपीएफ में। क्योंकि अभी तक पिछले 3 साल में 436 सीएपीएफ के जो पर्सोनल हैं उन्होंने अपनी ही जिंदगी को स्वयं से लिया है, यानी कि सुसाइड तक करना पड़ जा रहा है। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे डिफेंस जो हमारे यहाँ तक की मतलब संरक्षण करते हैं देशवासियों का, अगर वो उनको किसी चीज का तकलीफ हो रहा है तो ये हमें कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल और बाकी सारा भी आप देख सकते हैं। नाउ रेफर करते हैं कि ये बेसिकली 7 सिक्योरिटी फोर्सेस में से एक है। हमारे देश में कुल मिलाकर के 7 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये भार दिया गया है। और वो 7 में कौन कौन आते हैं, तो असम राइफल्स आते हैं, बीएसएफ आते हैं जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है, फिर सीआईएसएफ आते हैं जो बेसिकली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, फिर सीआरपीएफ आते हैं जो बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पुलिस बटालियन का ही ये भी है, फिर आईटीबीपी जो बेसिकली आप इंडो चाइना बॉर्डर पे आप देखेंगे। इसके अलावा आप एनएसजी वगैरह को भी देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी में साथ साथ में कहीं ना कहीं टेररिज्म ऑपरेशंस को हैंडल करने में, और लास्ट आपका सशस्त्र सीमा बल, ये बेसिकली इंडो नेपाल वाले बॉर्डर में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं भारत के इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए भी और बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए भी, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। असम राइफल्स की बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है, और ये भारतीय आर्मी जो है वो इनको मेंटेन करती है, और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत के। तो वन लाइनर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है भारत का, और इन 7 में से 4 ऑप्शंस आपको दिया जा सकता है। तो आपको पता रखना है कि असम राइफल्स जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और गार्ड करते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर। बेसिकली असम राइफल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में प्रोटेक्शन देते हैं, और साथ साथ इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है वहां पर ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि कौन सा फोर्स किस वाले रीजन में सुरक्षा देता है, तो असम राइफल्स म्यांमार वाले रीजन में, ठीक है। बीएसएफ की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि ये इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स पे सुरक्षा देते हैं, और इनको डिप्लॉय किया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी का ख्याल रखने के लिए। साथ साथ में ये लार्जेस्ट डेडिकेटेड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है दुनिया की, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने असम राइफल्स का देखा कि वो ओल्डेस्ट है, और एक पॉइंट बीएसएफ का कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा गार्डिंग फोर्स जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सीमा बल, तो ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान वाले बॉर्डर्स पे लोकेटेड मिलेंगे आपको। इसके अलावा सीआईएसएफ की बात, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दुनिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं, ठीक है। और ये प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज वगैरह है, जैसे कि भेल, सेल, गेल, ये सारे जो भी हैं, तो ये पीएसयूज में सुरक्षा देते हैं। साथ साथ में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल होता है, कहीं अगर न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, मेजर जो एयरपोर्ट्स होता है वहां पर देश में आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन इलेक्शंस के दौरान भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, और देश का जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उनमें भी ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए भी ये होते हैं, मतलब मेजरली इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, तो ये भी लार्जेस्ट है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यूनिट्स का, और ये रैपिड एक्शन फोर्स, आपको रैफ देखने को मिल जाएगा। कई सारे राज्यों में जब दंगा होता है और पुलिस जब नहीं संभाल पाती है तो रैफ को उतारना पड़ता है, रैपिड एक्शन फोर्स को, तो फिर उनके पास में पावर भी काफी ज्यादा होता है, तो रैफ इनके अंदर लाई करता है। और साथ साथ में कोबरा जो ब्लैक कमांडोज आप देखोगे, तो बेसिकली ये कोबरा भी उसी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे आईटीबीपी की बात कर लेते हैं, तो आईटीबीपी जो है वो डिप्लॉयड है इंडो चाइना बॉर्डर पे, और ये काराकोरम जो पास है लद्दाख में, और डीफू पास अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि लद्दाख से लेकर के काराकोरम के अरुणाचल प्रदेश के डीफू तक ये लाई करता है। तो ये दोनों पासेस का नाम भी याद रखिएगा, कौन से रीजन में लाई करते हैं। इसके अलावा एनएसजी की बात कर लेते हैं, ब्लैक कैट्स इनको हम कहते हैं, और बेसिकली ये काउंटर करने के लिए है टेररिज्म यूनिट। एनएसजी जो है बेसिकली मुंबई टेरर अटैक, कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा रोल इनका था, और साथ साथ में हमेशा से ये बहुत देश के लिए अपना बलिदान देते आए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरेशियन ऑटर की, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है, ये बेसिकली ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये यूरेशियन ऑटर है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बेसिकली नीरू स्ट्रीम जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर का, वहां पे कुछ आपको ये यूरेशियन ऑटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चेनाब रिवर इस वजह से न्यूज में है, बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी का
पार्ट भी ये है। और यूरेशियन ऑटर जो है वो एक सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस मैमल है, ठीक है। तो ये एक मैमल है और क्या है, कार्निवोरस है और सेमी एक्वाटिक है। इसके अलावा ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं और साथ साथ में जो यूरोपियन ऑटर है, यूरेशियन रिवर ऑटर है, कॉमन ऑटर है, ये सारा भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसका साइंटिफिक नाम लूत्रा। इसके अलावा इसको फ्लैगशिप स्पीशीज और इंडिकेटर दोनों ही रखा गया है क्योंकि ये हाई क्वालिटी एक्वाटिक हैबिटाट्स, मतलब आप एनवायरनमेंट में पढ़िएगा फ्लैगशिप स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है, इंडिकेटर स्पीशीज, तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज और इंडिकेटर दोनों में लाई करता है। और इसके अलावा ये अक्यूट सेंस ऑफ साइट है, मतलब सूंघना और देखना और सुनना, ये इसकी क्षमता है। और इसके जो आंखें हैं वो काफी हाई है सर के ऊपर से। और इसका हैबिटाट आप देखोगे तो लेक्स और रिवर्स में देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन यूरोप और एशिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, आयरलैंड सारे कंट्रीज में, तो यूरोप और एशिया वाले रीजन में है। और ये नॉर्थ अफ्रीका में भी पाया जाता है, मिडिल ईस्ट में भी पाया जाता है। तो मोस्टली अमेरिका वाला रीजन छोड़ दिया जाए तो अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख सकते हो। कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर ले तो IUCN में नियर थ्रेटेंड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, यूरेशियन ऑटर IUCN नियर थ्रेटेंड, ठीक है। चलिए, थ्रेट हम देख चुके हैं, पोल्यूशन, पोचिंग, हैबिटाट लॉस, रोड किल करना, ये सब। नीरू रिवर की बात कर लेते हैं। तो नीरू रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि नीरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चेनाब रिवर की है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो सोनाबानियन ग्लेशियर जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, वहां से इसका ओरिजिन होता है और जाकर के गिरता कहां है, चेनाब, जो कि पुल डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ओरिजिन जम्मू कश्मीर। यूरेशियन ऑटर को बेसिकली हुदर या हुद भी कहते हैं। नीरू रिवर आपको पता होना चाहिए, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CSTO, काफी इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि मतलब कहीं ना कहीं फेलियर है CSTO का और अपने मेंबर अर्मेनिया को बचा पाने में। एक्चुअली क्या है कि देखिए, अर्मेनिया और एजरबैजान, इन दोनों के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चालू है। तो इस वजह से CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल बता रहे हैं उसको। अब ये क्या है, ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 6 कंट्रीज का, जो कि 2002 में आया था, नेटो की तरह ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस 6 कंट्रीज का 2002 में आया था। और ये बेसिकली आप देखोगे इसको साइन किया गया था ताशकेंत उज्बेकिस्तान में, और 1992 में ताशकेंत में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो गया था। तो ताशकेंत उज्बेकिस्तान में साइन हुआ था 2002 में, 6 कंट्रीज का समूह है, इसको ताशकेंत पैक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं UN जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस भी इसको दे रखा है 2004 में। और ये शांति और सिक्योरिटी की बात करता है पूरे के पूरे रीजन में, सॉवरेनिटी वगैरह की रिस्पेक्ट करके। हेडक्वार्टर्स आप देखोगे तो रशिया में है, मॉस्को, ठीक है। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि ये इसका हेडक्वार्टर्स रशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। मेंबर्स कौन कौन है, तो आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है और ताजिकिस्तान है। बेसिकली USSR जब डिसइंटीग्रेट होकर के एक समूह बना तो ये उन कंट्रीज को कवर करता है। और इसका ऑब्जर्वर है बेसिकली आप देखोगे सर्बिया। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1994, और बेसिकली इसका हेडक्वार्टर्स मॉस्को, रशिया, और इसके सारे कंट्रीज 6 मेंबर्स हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। और इसके मेंबर्स जो हैं वो बार्ड नहीं है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं बाकी भी मिलिट्री अलायंसेस जैसे कि नेटो वगैरह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो बार्ड नहीं किए गए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं नेटो वगैरह। और इसके अलावा आप देखोगे तो मोटा मोटा आपका यहाँ से काफी हद तक कवर हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारे जो मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। काफी इस बीच वंदे भारत ट्रेन को प्रमोट किया गया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल सुरेखा यादव जो है वो एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट हैं जिन्होंने मतलब न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ये जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको चलाया है। तो वन लाइनर एग्जाम्स के लिए रेलवे SSC उधर ये पूछा जा सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली एशिया की भारतीय महिला कौन है, तो वो सुरेखा यादव है, ठीक है। नाउ वंदे भारत की बात कर लेते हैं। तो ये इंडिजेनसली डिजाइंड है, यानी कि स्वनिर्मित है, मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड, ठीक है। और इसको ट्रेन 18 भी कहा गया है, हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और साथ साथ आप देखोगे तो इसके लिए कोई इंजन की जरूरत नहीं होती है, और ये प्रोपल्सन सिस्टम पे बेस्ड होता है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से लैस है, और 2019 से पहला सर्विस दे रहा है। और इसको बनाने के लिए डिजाइन किया है RDSO ने, और इसको मैन्युफैक्चर करता है
ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि ICF कहाँ लोकेटेड है। 4 ऑप्शंस दे देंगे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, तो आपको पता होना चाहिए चेन्नई में है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, और ये अटल टिंकरिंग लैब्स सारथी नीति आयोग के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली आप देखोगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जहां पे अटल टिंकरिंग लैब्स को देखा जाएगा किस तरीके से गाइडलाइंस की जरूरत है और उनका डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा ये डैशबोर्ड्स वगैरह को भी प्रमोट करता है। बाकी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है कि किस तरीके से सबको साथ लेकर के चला जा सकता है। बाकी अटल टिंकरिंग लैब्स की बात कर लेते हैं, तो ये प्रमोट करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्कूल जाने वाले बच्चों में, और जो 12 साल से कम उम्र के या उतने एज के बच्चे हैं उनमें एक इनोवेशन लाया जा सके टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस एंड टेक में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, ये सब पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड भी देती है 20 लाख तक का हर स्कूल को, 20 लाख तक का हर स्कूल को, हर बच्चे को नहीं, स्टेटमेंट में आ जाएगा हर बच्चे को नहीं, हर स्कूल को, ठीक है। इसके अलावा एक बार में एस्टैब्लिशमेंट भी है 10 लाख तक का, और फिर हर 5 साल पे रिन्यू। बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो किसके तहत है, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के तहत है। ओवरऑल ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक्स था। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर वीडियो से आपको जरा भी बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फॉर फर्दर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।